गुड मॉर्निंग। सोमवार 8 सितंबर की सुबह में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधा उन बड़ी खबरों पर चलते हैं जो आज भारतीय बाजार का मूड सेट करने वाली हैं। तो चलिए आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेली से शुरू करते हैं, जो सीधी आ रही है विदेश से। सवाल ये है कि भाई एक इतनी बुरी आर्थिक खबर मार्केट के लिए अच्छी कैसे हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका से, वहां के लेबर मार्केट से, मतलब जॉब्स मार्केट से। एक ऐसा डेटा निकल कर आया है जिसने सच में पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। अगस्त के महीने में अमेरिका में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां जुड़ी। आप सोचिए, ये नंबर इतना इतना ज्यादा कम है कि कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी एनालिस्ट इसके आसपास भी नहीं सोच रहा था। अब जरा इस फर्क को देखिए। मार्केट की उम्मीद थी कि कम से कम 75,000 नई नौकरियां आएंगी, और आया क्या? सिर्फ 22,000। मतलब ये कोई छोटा मोटा मिस नहीं है, ये एक जबरदस्त शॉक है, एक बहुत बड़ा झटका है सिस्टम के लिए। और इसी एक खबर ने ना मार्केट में एक अजीब सी स्प्लिट पर्सनैलिटी वाली सिचुएशन बना दी है। एक खेमा है जो खुश हो रहा है, कह रहा है अरे वाह, डेटा इतना खराब है तो अब तो पक्का अमेरिका का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाएगा। और वहीं दूसरा खेमा है जो डर गया है, जो कह रहा है कि अरे भाई ये तो साफ साफ मंदी का सिग्नल है। तो इस ग्लोबल कंफ्यूजन का असर कमोडिटी मार्केट पर क्या हुआ? चलिए अब वहां नजर डालते हैं, और यकीन मानिए यहां कहानी और भी दिलचस्प है। सोना एक तरफ भागा तो तेल ठीक उसकी उल्टी दिशा में। सोना तो भाई चमक उठा, कीमतें $3,600 के भी पार चली गईं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, ब्याज दरें घटने की उम्मीद। दूसरी, चीन जैसे बड़े देशों के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। और तीसरी, जब भी दुनिया में ऐसी अनिश्चितता होती है ना, तो निवेशक भागकर सोने में ही अपना पैसा सुरक्षित मानते हैं। और सोने से एकदम उलट कहानी है कच्चे तेल की। तेल की कीमतों पर तो जैसे दोहरी मार पड़ गई। एक तरफ तो मंदी का डर है कि अगर इकोनॉमी स्लो हुई तो तेल की डिमांड घट जाएगी, और दूसरी तरफ ओपेक प्लस देश कह रहे हैं कि हम तो सप्लाई और बढ़ाएंगे। मतलब डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, तो कीमतें तो गिरेंगी ही। चलिए अब ग्लोबल मार्केट की इन चिंताओं से जरा हटकर अपने देश भारत की बात करते हैं। यहां घरेलू बाजार में वीकेंड पर सबसे बड़ा टॉपिक रहा जीएसटी, जिसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार का मानना है कि जीएसटी में जो कटौती की गई है उससे डिमांड इतनी बढ़ेगी कि 48,000 करोड़ के रेवेन्यू लॉस की भी भरपाई हो जाएगी। वित्त मंत्री काफी कॉन्फिडेंट है कि 4.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पूरा हो जाएगा। मतलब दांव इस बात पर है कि टैक्स कम करने से बिक्री इतनी बढ़ेगी कि सरकार की कमाई पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो नया जीएसटी 2.0 आया है, इसके दो चेहरे हैं। एक तरफ ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जोमैटो और स्विगी जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स के जो डिलीवरी चार्जेस हैं, उन पर अब 18% का जीएसटी लगा दिया गया है, जो पहले 0 था। तो मतलब किसी को फायदा, किसी को नुकसान। अब घरेलू पॉलिसीज के अलावा एक और चीज है जिस पर बाजार की नजर है, और वो है भारत और अमेरिका के रिश्ते। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। देखिए, एक तरफ सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच दोस्ताना बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से टैरिफ और वीजा नियमों को लेकर लगातार धमकियां भी आ रही हैं, जिससे हमारे आईटी सेक्टर पर असर पड़ सकता है। और एक नया खतरा यह है कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने वालों पर भी बैन लगा सकता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो ठीक है, इन सारी खबरों के बीच आज कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है? चलिए अब जरा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले ऑटो सेक्टर, जो कि आज फोकस में रहेगा। जीएसटी कट का फायदा कंपनियों ने सीधा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं, hyundai ने वर्ना पर करीब 50,000, महिंद्रा ने थार पर करीब 1 लाख, मारुति ने ऑल्टो पर 40 से 50,000 और hyundai ने टूसॉन पर तो करीब 2.4 लाख रुपए तक की कटौती की है। ये डिमांड बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। ऑटो के अलावा और क्या है? आईटी सेक्टर, जो दबाव में रह सकता है क्योंकि उनका 50% बिजनेस अमेरिका से आता है। दूसरा है रीट्स और इन्विट्स का स्पेस, जो तेजी से बढ़ रहा है। और तीसरा, एक बड़ी कॉर्पोरेट खबर है, वेदांता, जो कर्ज में डूबी जेपी एसोसिएट्स को खरीदने जा रही है। इससे वो सीमेंट और इंफ्रा के बिजनेस में भी उतर जाएंगे। अब इन सारी खबरों को मिलाकर देखते हैं कि बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक और डीआईआईज यानी हमारे घरेलू निवेशक, उनका मूड कैसा है, वो क्या कर रहे हैं। अगर हम विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज की बात करें तो उनकी बिकवाली का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भी उन्होंने कैश मार्केट से नेट 1300 करोड़ रुपए निकाल लिए। लेकिन एफआईआईज की इस बिकवाली के सामने दीवार बनकर कौन खड़ा हुआ? हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज। उन्होंने शुक्रवार को 1820 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की और बाजार को एक तरह से संभाल लिया।
तो अब जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए इस हफ्ते कौन से लेवल अहम होंगे? निफ्टी के लिए नीचे 24,500 का सपोर्ट और ऊपर 25,000 का रेजिस्टेंस लेवल अहम है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 53,500 से 53,600 का सपोर्ट जोन और 54,500 से 54,600 का रेजिस्टेंस जोन, इन पर नजर बनाए रखनी होगी। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ एफआईआईज हैं जो मंदी देख रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ डीआईआईज और रिटेल निवेशक हैं जो तेजी में हैं और जमकर पैसा लगा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस खींचतान में, इस लड़ाई में आखिर कौन सही साबित होगा? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।